जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम गुरु विद स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो भैया आज हम पढ़ते हैं 12 और 13 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में, जो आपके सारे एग्ज़ाम में अत्यंत महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में करंट के क्वेश्चंस आते ही अनिवार्य हैं। तो भैया स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो भैया स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ओएनजीसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। यह भी मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पे कराया है। जो भी कल 60 वीडियो पढ़ा था ना, तो उसी में मैंने इस कराया था। ओएनजीसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए है अरुण कुमार सिंह, ऑप्शन बी पीटी उषा, ऑप्शन सी हंसराज अहिर और ऑप्शन डी है राजू लक्ष्मण। तो भैया हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अरुण कुमार सिंह को ओएनजीसी का अध्यक्ष चुना गया है। अब इसके बारे में ओएनजीसी होता क्या है, इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड होता है। भारत सरकार ने भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह को तेल और प्राकृतिक गैस निगम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड के भी अध्यक्ष इनको चुना गया है। और ये इससे पहले किस पद पे थे, तो भारतीय पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के पद पर थे। जो इन्हें नया ओएनजीसी के अध्यक्ष बनाया गया है उसका फुल फॉर्म है तेल और प्राकृतिक गैस निगम। उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑयल एंड नेचर गैस कारपोरेशन लिमिटेड। तो भैया इसके अलावा वेत्सा रामाकृष्णन गुप्ता को भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक के अतिरिक्त प्रभार संभाला है। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी, ये भी देख लेते हैं। तो भैया ओएनजीसी की स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 1956 में भारत और प्राकृतिक गैस आयोग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। यह एक महारत्न कंपनी है और भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सबसे बड़ी कंपनी है। भारत घरेलू उत्पादन में लगभग 71% इसका योगदान करता है। नेक्स्ट भैया कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं जो भी हाल ही में प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो भाई नाइस के अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। हंसराज अहिर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राजू लक्ष्मण को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और विजेंद्र शर्मा को इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। और संजय कुमार बिहार स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव नियुक्त किए गए हैं। और पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है। आज के हमारे जो 2022 इधर दिसंबर में जो प्रमुख नियुक्तियां थीं उनको कवर कर लिया। भैया डीना ब्लूआर्ट किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ऑप्शन है स्लोवेनिया और ऑप्शन बी है पेरू और ऑप्शन सी है भैया ब्राज़ील और ऑप्शन डी मलेशिया। तो भैया ये डीना ब्लूआर्ट पेरू की महिला राष्ट्रपति बनी है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। पेरू की राष्ट्रपति पेंड्रा कैस्ट्रिलियो को महाभियोग के जरिए पद से हटाए जाने की जगह उनकी जगह उपराष्ट्रपति डीना ब्लूआर्ट के रूप में देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। डीना ब्लूआर्ट जुलाई 2026 तक इस पद पर कार्यरत रहेंगी। क्रेस्टिलो का आरोप है कि उन्हें संसद भंग करने की कोशिश की थी। इसके बाद उन्हें महाभियोग के जरिए भी हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम मैगजीन के 2022 पर्सन ऑफ ईयर किसे चुना गया है। तो ऑप्शन ए भैया है जेलेस्की, ऑप्शन बी है द फ्रंट ऑफ यूक्रेन और ऑप्शन डी जो बाइडेन, ऑप्शन डी है भैया ए और बी। तो हमारा ऑप्शन डी भैया करेक्ट है, ए और डी को। अब इसके बारे में देख लेते हैं। अमेरिकी पत्रिका टाइम्स ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेस्की और द प्रिंट ऑफ यूक्रेन को अपना 22वां 2022 पर्सन ऑफ द ईयर नामांकित किया है।
टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसी एक कार्यक्रम और व्यक्ति को दिया जाता है। 2021 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए थे एलन मस्क थे। टाइम्स पत्रिका के संपादक एडवर्ड फेलस्टेंस ने लिखा है कि द स्प्रेड ऑफ यूक्रेन दुनिया भर के यूक्रेनी और संप्रभावित करती है। उन्होंने रूस आक्रमण के खिलाफ पर्दे के पीछे अपने देश के संघर्षता किया, यानी अब यूक्रेन के ऊपर जो रूसी आक्रमण हुआ था उसके लिए अपने देश को बचाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसके लिए भी इनको यूक्रेन द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन दुनिया भर के लिए इससे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार 2022 में पाने वाले जेलेंस्की हैं। पत्रिका ने कहा है कि जेलेंस्की ने अपने देशवासियों को प्रेरित किया है और रूसी आक्रमण का विरोध करने में उनके साहस व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी है। यानी इस क्षेत्र में दिया गया कि इन्होंने अपने देशवासियों को प्रेरित किया है और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक इन्होंने मान्यता प्राप्त किया है। ईरान की महिलाओं को टाइम्स हीरोज़ ऑफ द ईयर से भी यह नामांकित किया गया है, नामित किया गया है। और भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें द टाइम्स ऑफ पर्सन द ईयर भी चुना गया था। टाइम ऑफ पर्सन द ईयर बनने वाले एकमात्र भारतीय हैं महात्मा गांधी हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नामित होने वाले पहले व्यक्ति महात्मा गांधी एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने 1930 में यह सम्मान दिया गया था। द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नामकरण की परंपरा 1927 में शुरू हुई थी। इसे पहले टाइम मैन ऑफ द ईयर कहा जाता था। जब महात्मा गांधी जी को यह पुरस्कार मिला था तब भैया इन्हें अब इसे द टाइम ऑफ द पर्सन द ईयर कहा जाता है, तब टाइम मैन ऑफ द ईयर कहा जाता था। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन देखें, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भैया कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी 7 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन नागरिक उड्डयन के महत्व दुनिया में इसके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर 1994 को शिकागो सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ पर मनाया गया था। 7 दिसंबर 1944 को शिकागो सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना किया गया था। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने फैसला लिया कि 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस का विषय वैश्विक विमानन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना होगा। ये भी इसका विषय है, 2023 तक का वैश्विक विमानन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना, यह इसका 2023 का भी विषय है। नाबार्ड बैंक के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन हमारा भैया ए करेक्ट है, साजी केवी को नाबार्ड बैंक के नए अध्यक्ष चुना गया है। एक वीडियो मैं जल्द ही लेके आ रहा हूँ जिसमें आपके भैया जितने भी नए अध्यक्ष 2022 में चुने गए हैं उन सभी के लिए एक वीडियो पूरा तैयार किया जाएगा। उसी में आपके सारे जितने भी 2022 में अध्यक्ष चुने गए हैं उन सभी से रिलेटेड वो वीडियो होगा। तो भैया अब नाबार्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। नाबार्ड बैंक का भैया नाबार्ड बैंक के बारे में भैया देख लेते हैं। नाबार्ड बैंक का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये भैया आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, ये इतना इसका फुल फॉर्म पूछा ही जाता है। आपके किसी भी ज़्यादातर एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन आया है। नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। नाबार्ड बैंक के कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन को सशक्त करना है। यह ग्रामीण आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं। विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2022 में मीरा चानू को कौन सा मेडल जीता है?
तो भैया मीरा चानू ने 2022 में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 2022 में सिल्वर मेडल जीता है। हमारा भैया फर्स्ट ऑप्शन भैया करेक्ट है। मीरा भाई चानू कोलंबिया में आयोजित हो रहे विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं में 49 किलोग्राम वर्ग में भैया रजत पदक जीता है। इन्होंने रजत पदक जीता है और इसका आयोजन कहाँ हो रहा था, तो भैया कोलंबिया में हो रहा था। विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2022 में का आयोजन कोलंबिया में हो रहा था। भारतीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 ओलंपिक खेलों के लिए काली फ्लाइंग स्पर्धा की श्रृंखला में पहली स्पर्धा है। मीराबाई चानू का संबंध कहाँ से, तो इनका संबंध भैया मणिपुर से है। इनका जन्म 8 अगस्त 1994 में हुआ था। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2017 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और 2022 में सिल्वर मेडल जीता था। राष्ट्रीय खेल मंडल में 2022 में स्वर्ण पदक जीता था और 2018 में स्वर्ण पदक और 2014 में रजत पदक। ओलंपिक खेल 2022 में इन्होंने रजत पदक जीता। और भैया इन्हें पुरस्कार कौन सा मिला था, 2018 में भैया इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2018 में भैया पद्मश्री पुरस्कार मिला था। हाल ही में दिल्ली नगर निगम में पहली ट्रांसजेंडर सदस्य भैया कौन चुनी गई हैं? ऑप्शन ए बॉबी किन्नर, ऑप्शन बी मधुबाई, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन डी सत्यश्री शर्मिला। तो भैया हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, बॉबी किन्नर हैं जो दिल्ली नगर निगम की पहली ट्रांसजेंडर भैया महिला चुनी गई हैं। अब इनके बारे में भैया जान लेते हैं, ये कहाँ से चुनाव जीती हैं। दिल्ली के सुल्तानपुरी सेक्टर ए से इन्होंने भैया चुनाव जीता है। सुल्तानपुरी की बॉबी किन्नर, जिन्हें बॉबी डार्लिंग के नाम से भी जाना जाता है, सुल्तानपुरी ए से जीतने के बाद दिल्ली नगर निगम की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य भैया बन गई हैं। यह पहली बार दिल्ली नगर निगम में कोई ट्रांसजेंडर सदस्य हैं। ये भैया पहली महिला हैं जिन्हें दिल्ली नगर निगम में पहली ट्रांसजेंडर महिला के सदस्य के रूप में चुना गया है। बॉबी का ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ने लिया है और फिर वो वार्डिंग डांसर बन गई। वहाँ उन्होंने राजनीतिक की यात्रा सामाजिक कार्यों के माध्यम से हुई थी। क्वेश्चन भैया देखते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ने किसे अपना वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना? ऑप्शन ए है ग्लोबेन मोड को, ऑप्शन बी लॉकडाउन, ऑप्शन सी क्वारंटाइन और ऑप्शन डी कोविड-19। तो भैया ग्लोबेन मोड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। शब्द ग्लोबेन मोड पहली बार 2019 में ट्विटर पर देखा गया था और 2022 में सबसे लोकप्रिय हुआ। ग्लोबेन मोड यह एक प्रकार का व्यवहार है जिसमें व्यक्ति बिना किसी अफसोस और आत्मा अनुग्रहशील, अश्लील, मैला और कुचला और लालची होता है। पिछले हफ्ते में मरियम वेब स्टार ने ऐलान किया कि उनका इस साल का शब्द गैस लाइटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड बिजली उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? तो भैया अडानी ग्रीन बनी हुई दुनिया की सबसे बड़ी पवन हाइब्रिड बिजली उत्पादन कंपनी इस बार अडानी ग्रीन बनी हुई है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में अपने तीसरे 450 मेगावाट पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट चालू होने के साथ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर कंपनी बन गई है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी नवीनीकरण ऊर्जा कंपनियों में से एक है। कंपनी की स्थापना 2015 में भैया की गई थी। नरसंहार के अपराध में पीड़ितों के स्मरण और सम्मान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया 9 दिसंबर को भैया मनाया जाता है। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। इस दिवस की स्थापना सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव आर्मेनिया के द्वारा दिया गया था। 9 सितंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार मानवाधिकार संधि को अपनाया था।
अब हाल ही में जो नरसंहार हुए हैं उनके बारे में भैया जान लेते हैं। 2017 में बर्मी सेना ने म्यांमार जिले में वर्मा, जिसे भैया वर्तमान में वर्मा कहा जाता है, 43,000 रोहिंग्या लोगों को मार डाला था। 2014 में इस्लामिक स्टेट ऑफ द इराक ने उत्तरी इराक व सीरिया में 10,000 यहूदियों को मार डाला था। 2003 में दारफुर में 3 सूडानी जनजातियों ने 5 लाख लोगों की हत्या की थी। 1994 में रवांडा में 10 लाख से अधिक तुत्सी लोगों को सामूहिक वध किया गया था। क्वेश्चन देखते हैं भैया, भारतीय मूल के कृष्णा वावीलाला को किस देश के द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए भैया जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भैया रूस और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो भैया किस देश के द्वारा भारत मूल के कृष्णा वावीलाला को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से प्रदान किया गया? तो अमेरिका के द्वारा भैया प्रदान किया गया है। हमारा बी ऑप्शन भैया करेक्ट है। अब इनके बारे में देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत मूल के अमेरिकी नागरिक कृष्णा वावीवाला को प्रेसिडेंशियल ऑफ द अचीवमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है और यह उन व्यक्तियों व उन नागरिकों को दिया जाता है जो अपने समुदाय के लिए उत्कृष्ट चरित्र, नैतिकता व समर्पण को प्रदान करते हैं। कृष्णा वावीवाला मूल रूप से आंध्र प्रदेश से हैं। बाद में वह संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए थे। उन्होंने वहाँ की भैया नागरिकता ले ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीबीसी की वर्ष 2022 में 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भैया किसको शामिल किया गया है? ऑप्शन है गीतांजलि श्री और ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी स्नेहा जावले और ऑप्शन बी है सरिसा बांदला को और ऑप्शन ई भैया उपरोक्त सभी। तो भैया इन सभी को शामिल किया गया है। भारत की भैया 4 महिलाएं को शामिल किया गया है जिसमें गीतांजलि श्री, प्रियंका चोपड़ा, स्नेहा वावले और सिरसा हैं। अब इनके बारे में भैया जान लेते हैं। बीसीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज की वर्ष 2022 की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भारत की 4 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। प्रियंका चोपड़ा हैं, इंजीनियर सिरसा बांद्रा और बुकर विजेता और लेखिका गीतांजलि श्री हैं और सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा जावले हैं को शामिल किया गया है। प्रियंका चोपड़ा एक पूर्व मिस वर्ल्ड 2022 में इन्हें चुना गया था और एक प्रमुख बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। गीतांजलि श्री अपने हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से जीतने वाली पहली भारतीय हैं। नेक्स्ट को देखते हैं। सिरसा के बारे में भी जान लेते हैं। कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष पर जाने वाली भारत की दूसरी महिला हैं। स्नेहा जावले घरेलू हिंसा का शिकार हुए सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एडीबी ने भारत में रसद क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कितने ऋण की मंजूरी दी है? तो भैया कितने ऋण की मंजूरी दी है? तो 250 मिलियन की भी हम मंजूरी दी है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। एशियन विकास बैंक ने भारत में व्यापक सुधारों को समर्थन के लिए 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। उद्देश्य देश में रसद बुनियादी ढांचों को मजबूत और आधुनिक बनाना, दक्षता में सुधार करना और लागत को कम करना है। एडीबीआई के बारे में भैया जान लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भैया जान लेते हैं। एशियन विकास बैंक एक क्षेत्रीय बैंक है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में के देशों को विकास ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था।
इसका मुख्यालय भैया फिलिस्पीन में है। इसके भैया सदस्य कितने देश हैं? 68 देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं भैया, इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलिस्पीन में है और इसके सदस्य वर्तमान में कितने हैं? 68 देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट भैया देख लेते हैं, भारत के विश्व धरोहर स्थल के बारे में जान लेते हैं। इससे भैया हमारा 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र 1983 में, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र 1983 में शामिल किया गया था और आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, 1983 में इसको शामिल किया गया। ताजमहल उत्तर प्रदेश 1983 में भारत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। और कर्क का सूर्य मंदिर भी उड़ीसा में जो पड़ता है, इसको 1984 में शामिल किया था। महाबलीपुरम का स्मारक तमिलनाडु में 1984 में। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम 1985 में शामिल किया गया था और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम 1985 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। केवलाम देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी भैया चेन्नई। तो भैया चेन्नई में ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और किसके द्वारा किया गया था? तो भैया तो अनुराग ठाकुर के द्वारा ड्रोन प्रशिक्षण मेले सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने चेन्नई में देश के पहले ड्रोन स्केलिंग और टीचिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है, भारत ड्रोन प्रौद्योगिकी का केंद्र बन जाएगा और देश में अगले साल तक कम से कम 1 लाख ड्रोन पायलटों की आवश्यकता होगी। ड्रोन नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य भैया कौन सा राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश है। भारत का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश में खोला गया है। भारत का पहला ड्रोन मेला ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? ऑप्शन ए दीपिका मलिक, ऑप्शन बी संध्या देवनाथन, ऑप्शन सी है भैया पीटी उषा, ऑप्शन डी मेघना अहलावत। तो भैया ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, मेघना अहलावत हमारा डी ऑप्शन भैया करेक्ट है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली बार महिला अध्यक्ष चुना गया है, जबकि पूर्व दिग्गज कमलेश मेहता महासचिव चुने गए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी में टेबल टेनिस फेडरेशन को निलंबित कर दिया था। मेघना अहलावत हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी है। दुष्यंत चौटाला टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष थे। टेबल टेनिस फेडरेशन के बारे में जान लेते हैं भैया। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? TTF भी जाना जाता है। तो टेबल टेनिस फेडरेशन इसकी स्थापना भैया 1926 में की गई थी। हाल ही में भारत के स्टार टेबल टेनिस प्लेयर मणिका बात्रा एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट के पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो भैया आज के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।